तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग की यूनिट 4 के बारे में। यूनिट 4 के अंदर दो पार्ट्स है। पहला पार्ट है कंप्यूटर नेटवर्किंग और दूसरा पार्ट है कंप्यूटर सिक्योरिटी बेसिक्स। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो दो यूनिट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं वो ज़्यादातर इन्हीं यूनिट से आते हैं। ठीक है, तो अब इसी यूनिट में एक और पार्ट है साइबर सिक्योरिटी का। अब मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, मतलब इसके ऊपर तो अलग से 3-4 वीडियो बन सकती है। पर ठीक है, अपने को इसमें थोड़ा सा पार्ट दिया है तो मैं उसको कवर कर लेते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी में ऐसा है कि जितना ज़्यादा आप जानते हो उतना कम ही आप जानते हो। ठीक है, मतलब अगर आप एक्सप्लोर करना चाहो तो इसमें ऐसा बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते होगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले वायरस से। वायरस इज अ सॉफ्टवेयर विच अटैच इटसेल्फ टू अ प्रोग्राम और फाइल इन अ पीसी, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड इन्फेक्टिंग फाइल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब वायरस क्या करता है कि वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाता है यूएसबी या फिर अलग अलग मीडियम की मदद से। कोई आप किसी को फाइल भेजोगे या ईमेल भेजोगे, उसके साथ ये वायरस चले जाता है और कंप्यूटर की फाइल्स को मतलब इन्फेक्ट करता है। मतलब वायरस का मेन काम है आपको कंप्यूटर को बंद करने का। आपका अगर विंडोज़ में वायरस आ जाते हैं तो विंडोज़ आपकी कभी कभी करप्ट भी हो जाती है। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जांपल्स है। पहला है बूट सेक्टर वायरस, मैक्रो फाइल्स, फाइल वायरस, ईमेल वायरस, ईएक्सी फाइल्स, और अगर लिनक्स में हो तो डॉट एसएस फाइल्स। खैर लिनक्स में तो वायरस आते नहीं है, मतलब वायरस तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आ सकते हैं। वो आपकी कैपेबिलिटी पे है कि आप किस चीज़ को कैसे देखते हो और फिर कैसे एक्शन लेते हो वगैरह वगैरह। ठीक है, तो एक कॉमन वायरस है शॉर्टकट वायरस। आप अगर मतलब पहले के टाइम पे अगर आपने पेन ड्राइव से गेम्स ट्रांसफ़र करे होंगे, जैसे कि GTA वाई सिटी करा होगा, तो उसमें एक शॉर्टकट वायरस आ जाता था। जो भी आपके सारे आइकॉन्स थे वो ऐसे शॉर्टकट दिखने लग जाते थे और फिर आपको कंप्यूटर वाले के पास जाना पड़ता था, भैया 300 रुपये में विंडोज़ फॉर्मेट करके दे दो वगैरह वगैरह। ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है, अपन तो बचपन से ही थोड़ा दिमाग लगा के काम करते थे। दोस्तों के साथ होता था तो मैं फ्री में फॉर्मेट करके दे देता था। ठीक है, सेकंड चीज़ आती है वॉर्म्स। अब वॉर्म्स जो है वायरस के जैसी ही एक चीज़ है, पर वॉर्म्स क्या करते हैं, यूज़र की फाइल को अफेक्ट नहीं करती है। जैसे जो चीज़ पड़ी है वो पड़ी रहेगी, पर वॉर्म एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बैकग्राउंड में रिसोर्स कंज्यूम करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी क्रिप्टो माइनिंग वायरस के बारे में सुना होगा, बहुत चल रहा है अभी। उसमें क्या होता है, वो एक तरीके का वॉर्म है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में चले जाता है और बैकग्राउंड में कंप्यूटर के रिसोर्स का इस्तेमाल करके माइनिंग करता रहता है। और माइनिंग करके जिसने उस वॉर्म को बनाया है उसको पैसा मिलता रहता है। अब चौथी चीज़ है स्पाईवेयर और एडवेयर। स्पाईवेयर और एडवेयर क्या होता है कि आप कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हो या तो किसी वेबसाइट पे जाके उसका पॉपअप नोटिफिकेशन की परमिशन पे अलाउ कर देते हो, तो दिन भर आपके ब्राउजर से आपको ऐड दिखाई जाते हैं। तो ये क्या है, आपको ऐड दिख रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। वेबसाइट को तो पैसा मिल रहा है भयंकर तरीके से, पर आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इसको कहते हैं एडवेयर। और स्पाईवेयर क्या होता है, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं जो आपका डेटा चुरा लेते हैं। डेटा चुराना मतलब की लॉगर्स यानी कि आप जो भी टाइप करते हो अपने कीबोर्ड पे वो लॉग हो जाता है, की लॉग। तो आपका जो भी मतलब अगर पासवर्ड टाइप करोगे तो आपका पासवर्ड लॉग हो रहा है, आपने कुछ डेटा एंटर करा तो डेटा लॉग हो रहा है। तो ये की लॉगर आपका डेटा सर्वर पे भेज देता है और हैकर को आपका डेटा मिल जाता है। और स्पाईवेयर का एक एग्जांपल है मतलब कि नकली सोशल मीडिया एक्सटेंशंस। आपने जैसे जीबी व्हाट्सएप का नाम सुना होगा, नॉट स्पॉन्सर्ड, और डिस्क्लेमर भी इसके लिए शायद लगाना पड़ सकता है। तो जीबी व्हाट्सएप क्या करता है कि ये ओरिजिनल व्हाट्सएप नहीं है, ये आपको थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स दे देते हैं, पर इनका नुकसान ये है कि ये थर्ड पार्टी कंपनीज है, इनके पास आपका डेटा आता है। अब अगर आप ये चाहें तो आपका डेटा बेच के पैसा कमा सकते हैं, और अगर इनकी नीयत अच्छी है तो इनका आपका डेटा सेफ है। तो इसीलिए अपने को थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना चाहिए जब तक आप उन पर ट्रस्ट ना करते हो और जब तक आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत ना हो। ठीक है, जो अगली चीज़ है वो है साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम्स का मतलब होता है क्राइम्स ओवर इंटरनेट। जो इंटरनेट के द्वारा क्राइम्स किए जाते हैं उनको कहते हैं साइबर क्राइम्स। इसके अंदर तो आप आपकी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो पेपर में। यहाँ पे आपको जो भी साइबर क्राइम्स होते हैं उनके बारे में लिखना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो कम से कम 2-3 पेज तो आराम से भर ही सकते हो। तो पहला मतलब मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट बनाई साइबर क्राइम्स की। पहला है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब आपको व्हाट्सएप में मैसेज आते होंगे कि आप 2000, आप 2 लाख, आप 2 करोड़ की लॉटरी जीत गए हैं, आपको लॉटरी क्लेम करना है तो इतना इतना पैसा भेजना पड़ेगा, तो यहाँ पे पैसा भेज दो, और देखते हो तो कुछ मिलता नहीं है, तो उसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। जो दूसरा है वो है इंफॉर्मेशन थेफ्ट। आपने किसी का एटीएम का पिन चुरा लिया, किसी का पासवर्ड चुरा लिया, या अगर आप कोई वेबसाइट चलाते हो, आप किसी का डेटा कलेक्ट कर लिया आपने और उसको बेच दिया, या फिर किसी और काम के लिए उसका इस्तेमाल कर लिया रेदर देन जो इसके लिए इंटेंडेड है, तो ये होता है इंफॉर्मेशन थेफ्ट। अब इसके बाद आता है
और नो ग्राफी। इसके ऊपर तो पेज भर सकते हैं, पर देखना पड़ेगा एग्जाम की गाइडलाइंस क्या कहती है। ठीक है, चौथा है ईमेल स्पैम्स। आपको स्पैम ईमेल्स आते होंगे। फिर है फिशिंग। फिशिंग में क्या होता है कि फिशिंग, ये इंपॉर्टेंट है। फिशिंग में क्या आता है कि जैसे आपको किसी का पासवर्ड पता करना है, नहीं नहीं ये तो हैकर वाली बात हो गई। आपको किसी ने मलिशियस लिंक भेजी है ना, ये ठीक रहेगा। आपको किसी ने मलिशियस लिंक भेजी है, और वो जो लिंक आप ओपन करोगे तो आपको सोशल मीडिया साइट का या फिर किसी भी वेबसाइट का लॉगिन पेज देखने को मिलेगा। एकदम असली वेबसाइट से मिलता जुलता होगा, उसमें थोड़ी बहुत खामियां होती है। आप उसमें अपना डेटा डालोगे, आप लॉगिन करोगे, पर आप देखोगे कि जब जैसे ही आप लॉगिन या फिर साइन अप क्लिक करते हो तो आप कहीं और रिडायरेक्ट हो जाते हो बजाय जो आपकी वेबसाइट थी उसके। बस होता ये है कि जो आपने क्रेडेंशियल्स डाले हैं वो हैकर के पास पहुंच जाते हैं। तो उसको कहते हैं फिशिंग। नाम में ही फिशिंग है, मतलब कि जालसाजी। ठीक है। फिर सिक्स्थ है डॉस अटैक। डॉस अटैक जो है वो रेगुलर लोगों पे नहीं होता है। डॉस अटैक होता है वेबसाइट ओनर्स पे। डॉस का मतलब होता है डिनायल ऑफ सर्विस। इसमें क्या करते हैं कि जैसे आपको किसी वेबसाइट को डाउन करना है तो आप मल्टीपल कंप्यूटर्स, मतलब 15 लाख 20 लाख करोड़ कंप्यूटर से आप एक साथ किसी रिक्वेस्ट को सर्वर पे भेजते हो, और अगर उस सर्वर में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है तो वो सर्वर क्रैश हो जाता है। तो इसको कहते हैं डॉस अटैक्स। डॉस अटैक्स जो है आजकल तो क्लाउड फेयर की मदद से बहुत ही कम हो चुका है, पर पहले होते थे डॉस अटैक्स। सातवां साइबर स्टॉकिंग। अब स्टॉकिंग के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, आई एम नॉट अ स्टॉकर। ठीक है। साइबर स्टॉकिंग मतलब होता है फेक अकाउंट्स बनाना, एंजल प्रिया वगैरह वाले काम करना, ये भी क्राइम है। फेक अकाउंट्स बनाना, किसी और के नाम से अकाउंट बनाना, इसको कहते हैं इम्पर्सनेशन। आप किसी को इम्पर्सनेट कर रहे हो, आप वो व्यक्ति नहीं हो पर आप वो व्यक्ति बन रहे हो, है ना, तो उसको कहते हैं इम्पर्सनेशन। ठीक है। आठवां स्पैमिंग। स्पैमिंग मतलब कोई भी टेक्स्ट, अनयूजुअल टेक्स्ट बार बार किसी को भेजना, उसका समय बर्बाद करना। इसका एग्जाम्पल हो सकता है यूट्यूब पे जो लाइव स्ट्रीम में स्पैमिंग करते हैं। खैर वो क्राइम तो नहीं है, बाकी अगर आप किसी व्यक्ति को ये सब कर रहे हो फालतू टाइम वेस्ट करने के लिए, तो ये एक तरीके का क्राइम कंसिडर करा जाता है। और इसमें आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो लिखना चाहो, जो आपकी नज़र में क्राइम है, साइबर क्राइम है, वो लिख सकते हो। अब इसमें आ जाता है हैकिंग। अब इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन में पूछते तो नहीं है, पर फिर भी अपने को जनरल नॉलेज होना चाहिए। तो मुझे जितना पता था उस हिसाब से मैंने नोट्स तैयार कर रहे हैं आगे के। तो हैकिंग क्या होता है? गेनिंग अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा इन अ सिस्टम और अ कंप्यूटर। किसी और के कंप्यूटर में अनऑथराइज तरीके से उसका एक्सेस ले लेना और उसके डेटा का इस्तेमाल करना इज कॉल्ड हैकिंग। अब हैकिंग तो खुद मतलब ऐसे देखे तो एक सब्जेक्ट है हैकिंग, एक फील्ड है हैकिंग। इसके बारे में अभी ज़्यादा कह नहीं सकते, मतलब ये पूरा किताब लिख सकते हैं इसके ऊपर। अभी अपन देख लेते हैं टाइप्स ऑफ हैकर्स। तो बहुत सारे टाइप्स के हैकर होते हैं, पर मैंने यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टाइप्स लिए हैं। तो पहले टाइप के हैकर होते हैं ब्लैक हेड हैकर्स। ब्लैक हेड हैकर्स यूजुअली जो बुरे लोग होते हैं जिनको बदला लेना है, या जिनका कोई मतलब फाइनेंशियल गेन के लिए जो काम करते हैं, वो होते हैं ब्लैक हेड हैकर्स। फिर आते हैं वाइट हेड हैकर्स। वाइट हेड हैकर्स क्या होते हैं? अच्छे हैकर होते हैं, मतलब, और ये लोगों की मदद करने के लिए हैकिंग करते हैं। इनको कहते हैं एथिकल हैकर्स। और जो थर्ड टाइप है वो है ग्रे हेड हैकर। ग्रे हेड हैकर ऐसा है कि पुण्य भी करता हूँ, पाप भी करता हूँ, कहीं भगवान ना बन, वो सॉरी, पूजा भी करता हूँ, जाप भी करता हूँ, पर कहीं भगवान ना बन जाओ उसके लिए पाप भी करता हूँ। ये लोग हर तरीके के काम करते हैं, मतलब पर्सनल इंजॉयमेंट के लिए करते हैं। मतलब कुछ इलीगल करना है तो इलीगल भी कर लेंगे, किसी की मदद करना है तो मदद भी कर देंगे। मतलब ग्रे हेड हैकर जो है वो ठीक है। फिर एक टाइप के हैकर आता है रेड हेड हैकर। अब ये रेड हेड के यहाँ पे दो मतलब है। रेड हेड एक कंपनी है जिसका एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है रेड हेड के नाम से। वो जो रेड हेड है ये हैकिंग के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसका नाम भी रेड हेड है। और यहाँ पे एक टाइप है रेड हेड हैकर्स का, उनका नाम भी रेड हेड है। तो जितना मुझे पता है तो ये रेड हेड हैकर्स क्या होता है, जस्टिस के लिए, मतलब किसी सोशल कॉज के लिए, अगर किसी से बदला लेना है, कोई सरकार कुछ सही काम नहीं कर रही है, अगर उनको हैकिंग करवाना है, तो ये सारे काम रेड हेड हैकर्स करते हैं। और एक ग्रीन हेड हैकर्स होते हैं न्यूबी लोग, मतलब जो हैकिंग सीख रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है, कुछ लफड़ा कर दिया और फिर पकड़े गए, तो वो ग्रीन हेड हैकर्स की कैटेगरी में आते हैं। और ब्लू हेड हैकर होते हैं जो ओनली रिवेंज के लिए करते हैं। तो वैसे बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं हैकर्स के, पर बेसिकली यहाँ पे तीन टाइप ही मेन है, हेड हैकर, वाइट हेड हैकर और ग्रे हेड हैकर। अब कुछ सिक्योरिटी टिप्स जो आपको पता होनी चाहिए कि पहला है फायरवॉल का इस्तेमाल करना चाहिए। पायरेटेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अगर करना भी है तो वेरीफाइड सोर्स से करो। मैं बताऊंगा भविष्य में कैसे करना है ना। ठीक है। फिर नो नीड ऑफ एंटीवायरस इन 2020। अपने को एंटीवायरस की जरूरत नहीं है जब तक आप कोई वैसा काम नहीं कर रहे हो। मान लो आपके घर पे कंप्यूटर रखा हुआ है, आपको बस उसमें नेट सर्फिंग करना है,
थोड़ा बहुत वर्ड प्रोसेसिंग वाला काम करना है, अगर आपको उससे कुछ एक्सटर्नल यूएसबी वाला कुछ काम है ही नहीं, तो आपको एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं है। विंडोज़ 10 में सेल्फ सफिशिएंट एंटीवायरस आता है, उसके अलावा आपको कोई और एंटीवायरस की ज़रूरत तो नहीं है। आपको सिस्टम को अप टू डेट रखना चाहिए। थिंक ट्वाइस डू वंस, पहले 2 बार सोचो कि करना क्या है और फिर किसी चीज़ को करो। पता चला कुछ सॉफ्टवेयर है, उसको पहले ही एग्जीक्यूट कर दिया, पता नहीं किस काम के लिए था, तो ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपने डेटा का बैकअप रखना चाहिए। कोई भी फाइल डेटा नहीं है जब तक उसका आपके पास बैकअप ना हो। जब तक उस चीज़ की आपके पास कॉपीज नहीं है, वो डेटा नहीं है। तो अपने डेटा का हमेशा बैकअप रखना चाहिए। 7th है, ट्रस्ट होम यू रियली ट्रस्ट। जो आपके विश्वास पात्र हैं उन पर ही भरोसा करना चाहिए, उनको ही अपना डेटा, अपना कंप्यूटर देना चाहिए, क्योंकि भरोसे वाले ही मामा भरोसे वाला आदमी है बेटा। भरोसे वाले को बन के भसूड़ी फैलाने में देर नहीं लगती। ठीक है। 8th है, कीप डिवाइस पासवर्ड प्रोटेक्टेड। पासवर्ड अच्छा रखना चाहिए, पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए। और क्या है, यूज सिक्योर एंड वेल मेड पासवर्ड्स। ठीक है, कॉमन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए पासवर्ड में। न्यूमेरिक कैरेक्टर, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, सिंबल्स, लोअर केस, अपर केस, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। प्राइवेसी को मेंटेन रखना चाहिए। जिन वेबसाइट्स पे आप जा रहे हो उनका यूआरएल चेक करना चाहिए। अगर हो सके तो HTTPS वेबसाइट्स पे ही जाना चाहिए, HTTP वेबसाइट्स पे नहीं जाना चाहिए। अपने ब्राउज़र में परमिशंस अलाउ इजीली नहीं करना चाहिए। कुछ वेबसाइट्स क्या करती है, आपको नोटिफिकेशन के लिए परमिशन मांगती है, अगर आप अलाउ कर दोगे तो उनके पॉपअप आपको दिन भर आते रहेंगे, तो वो सोच समझ के करना चाहिए। ठीक है, अपनी मशीन्स को स्कैन रखना चाहिए, मतलब महीने में 1-2 बार स्कैनिंग तो कर देना चाहिए। अगर कुछ गलती से आ गया हो तो वो हट जाएगा। और बी अप टू डेट, अपने पास जानकारी होना चाहिए अपन क्या कर रहे हैं, अभी क्या चल रहा है, कौन सी नई वल्नरेबिलिटी आई है या फिर इसका कुछ सॉल्यूशन निकला है कि नहीं निकला है। ठीक है, इन सब चीज़ों में अप टू डेट रहना चाहिए। अब ये है IT एक्ट 2000। वर्ष 2000 में एक IT एक्ट आया था, उसके अंतर्गत यहाँ पे कुछ धाराएं बताई गई थी। अब मुझे जो इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो सेक्शन 66A में क्या है, अगर आप किसी को ऑफेंसिव मैसेज भेज रहे हो तो वो सेक्शन 66A के अंदर आ जाता है। फिर सेक्शन 66B में है थेफ्ट ऑफ डिवाइस एंड डेटा। अगर आपने किसी का डेटा चुरा लिया, किसी का फ़ोन चुरा लिया, तो आप सेक्शन 66B के अंदर आपके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। सेक्शन 66C में है पासवर्ड थेफ्ट। अगर आपने किसी का पासवर्ड चुरा लिया, ATM का पिन चुरा लिया, तो सेक्शन 66(3) में आ जाएगा। फिर है सेक्शन 67A। ठीक है, फिर है सेक्शन 67A, 66F, 67B, सेक्शन 72, सेक्शन 73, सेक्शन 75, सेक्शन 76, सेक्शन 77A। ठीक है, इन धाराओं के अंदर आप पकड़े जा सकते हो। इनमें जो मिनिमम सज़ा होती है वो 4 साल की हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, फांसी की सज़ा तो नहीं दे सकते इसमें, और पेनल्टी भी लग जाती है, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2 साल की जेल, 5 साल की जेल। और पुलिस के पास पावर रहती है कि अगर आप सस्पिशन में हो तो आपको कंप्यूटर को एक्सेस कर सकती है। अगर आपने नकली डॉक्यूमेंट बना लिए, किसी को थ्रेट कर रहे हो ऑनलाइन, सुसाइडल कमेंट्स, तो ये सारी चीज़ें साइबर क्राइम के अंदर आ जाती है। इन सबसे अपने को सतर्क करना चाहिए। इसीलिए सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। और मैं आशुतोष सोनी आपसे विदा लेता हूँ। आशुतोष 7i के इस एपिसोड से मिलते हैं, जो भी था वो, है ना। में एक और नए केस के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। ठीक है, तो अपन ने कवर कर लिया यूनिट 4 में साइबर सिक्योरिटी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अंटिल देन, गुड बाय। तो सजेशंस कमेंट में बता सकते हो, इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अंटिल देन, कीप लर्निंग, गुड बाय। Thanks. Love you. Forever.